हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आपको जैसा पता ही है कि हम लोग एडुकेटिव पैटर्न बेस्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2025 के लिए। इसकी एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, जो लोग नए हैं वो उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। ये हमारा क्लोज टेस्ट दिया हुआ है। मैंने आप लोगों को बताया भी हुआ है कि पहले क्या कर सकते हैं आप कि एक बार ग्लांस ले सकते हैं, तुरंत झलक देख सकते हैं कि किसके बारे में ये क्लोज टेस्ट दिया हुआ है, और फिर तुरंत ही ऑप्शन पे अटैक कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि क्या ऑप्शन कौन सा ज़्यादा कौन कंटेक्स्ट में बैठ रहा है। ठीक है, क्या मीनिंग है। हो सकता है दो कन्फ्यूजिंग हो, मगर जब हम कंटेक्स्ट के हिसाब से जाएंगे तो हमें ज़्यादा फिल करने में ज़्यादा आसानी होगी। ऐसे ही सारे ऑप्शन को एक बार आप देख लो। ठीक है, 2 3 4 ये 5 हैं क्वेश्चन। तो उससे क्या करना है आपको कि आपने एक बार क्वेश्चन देख लिया, एक बार इसको क्लोज टेस्ट को पढ़ो, खुद ट्राई करो, और फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुनो। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी थोड़े से मतलब उनको भी होगा जो समझ में नहीं आता होगा, तो मैं एक बार हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किसके बारे में है ये क्लोज टेस्ट, फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। इंडियाज इकोनॉमिक एसेट कह रहा है कि जो इकोनॉमी हमारी बढ़ रही है, इंडिया की बढ़ रही है, एक तरीके से एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। ठीक है, ऊपर ही बढ़ती जा रही है, विच इज़ नाउ वैल्यूड एट 4.1 ट्रिलियन, जिसकी अब वैल्यू हो गई है 4.19 यूएसडी ट्रिलियन डॉलर। हैज़ अर्न इट अ डैश प्लेस इन द ग्लोबल ग्रोथ स्टोरी, उसने दुनिया में एक अपनी जगह बनाई है। द कंट्री जगह बनाई है मतलब हमारी इकोनॉमी इतनी अब स्ट्रांग हो गई है कि हमारी अब एक प्लेस बन गई है, एक जगह बन गई है पूरे विश्व में, हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। द कंट्री इज डैश टू बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, और जो कंट्री है हमारी वो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पे है। यट दिस मोमेंटम नाउ फेसेस अ डैश डिसरप्शन। अब कह रहा है कि ये जो मोमेंटम था हमारा, अब इसके सामने एक बहुत बड़ी बाधा आ गई है, डिसरप्शन आ गई है, बाधा आ गई है। वो क्या है? द प्रपोज्ड 50% टैरिफ बाय द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन इंडियन एक्सपोर्ट। ये तो सबको पता होगा कि यूएसए ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया है, जो भारत से सामान यूएसए जाते हैं उनके ऊपर। टारगेटिंग 40 बिलियन डॉलर इन ट्रेड, और ये इनका टारगेट क्या है कि एक तरीके से जो 40 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड है उसको टारगेट करना है। दीज टैरिफ कुड डैश नियरली 1% फ्रॉम इंडिया जीडीपी, और ये जो टैरिफ हैं ये इंडिया की जीडीपी का लगभग 1% तक खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इस समय चल रही है 6.5% के आसपास चल रही है। अगर ये टैरिफ लगे रहे तो हो सकता है साल के अंत तक, फाइनेंशियल ईयर 26 तक, हम 5.5% ही ग्रोथ देख पाएँ। 1% इसके असर पड़ सकता है जीडीपी के ऊपर। स्ट्राइकिंग लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स सच एज टेक्सटाइल, और ये एक तरीके से किसके ऊपर हमला है? एक तरीके से लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं जहाँ पे लेबर बहुत सारे हैं। एक वो ऐसे सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे सिर्फ मशीन्स काम कर रही होती हैं, और कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे सिर्फ लेबर काम कर रहे होते हैं, जैसे कि टेक्सटाइल हो गया, कपड़ों से रिलेटेड, जेम्स एंड लेदर एंड फुटवियर, विच आर क्रिटिकल इंडस्ट्रीज दैट डैश एम्प्लॉय वुमेन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं जो ज़्यादातर जो है वो वुमेन ही वहाँ पे एम्प्लॉयड है ना, वहाँ पे वुमेन ही काम कर रही हैं। ठीक है, समझ में आया? तो क्या था ये इसके बारे में कि भाई ये इकोनॉमी के बारे में है कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, फिर एक बाधा आ गई। वो क्या थी? 50% टैरिफ था, और उसने कई सेक्टर में एक तरीके से प्रभाव डालना स्टार्ट किया है, तो उसमें काफ़ी लोगों की जॉब जा सकती है, जिसमें ज़्यादातर औरतें होंगी। तो यहाँ तक समझ में आ गया, थीम समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। India's economic ascent, which is now valued at 4.1 trillion, has earned it a dash place in the global growth story. कैसा प्लेस है हमारा? कैसी जगह बनाई है हमने ग्लोबली? टेनेस, टेनेस एग्जेक्टिव होता है इसका पार्ट ऑफ स्पीच, और इसका मतलब होता है फ्रेगाइल। ठीक है, कमज़ोर, तो ये तो होगा नहीं। फर्म भी एग्जेक्टिव होता है, और इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, मजबूत। हाँ, फर्म प्लेस तो हो सकता है। डिस्ट्रॉट का ये भी, इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? एग्जेक्टिव होता है, और इसका मतलब होता है अपसेट। कोई आदमी अपसेट है, बहुत ज़्यादा वरीड है, चिंताजनक है ना, तो उसको बोलते हैं। कॉन्जिक्यूटिव भी हमारा एग्जेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है एक के बाद एक, कॉन्जिक्यूटिव ना। क्या होगा यहाँ पे? सबसे बेस्ट क्या है? इट अ फर्म प्लेस, हमने एक मजबूत जगह बनाई है। ठीक है, तो फर्म प्लेस। द कंट्री इज डैश टू बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, जो हमारा देश है वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पे आगे बढ़ रहा है। तो ये मीनिंग हम लोगों ने निकाला था। फ्रेंचाइज का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? एग्जेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है जो आदमी एकदम पागल हो, वाइल्ड है ना, अनकंट्रोल्ड बिहेवियर हो, जिसका अनकंट्रोल्ड बिहेवियर हो। फ्लस्टर्ड
ये भी पार्ट ऑफ स्पीच का क्या होता है, एग्जेक्टिव होता है, जो इंसान बड़ा नर्वस हो, क्या हो, नर्वस हो, घबराया हुआ हो। एसोसिएटेड मतलब सबको पता होना चाहिए कि संबंधित, किसी चीज़ से संबंधित है कोई चीज़, ये भी इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, एडजेक्टिव भी होता है और ये वर्ब भी होता है। पॉइज्ड, पॉइज्ड क्या होता है, ये भी एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है तैयार रहना, ठीक है। रेडी, तो द कंट्री इज रेडी, तो हमारा देश तैयार है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए, तो ये मीनिंग आ रहा है यहाँ पर। तो द कंट्री इज poised to become the world third largest economy. Yet this momentum now faces a dash disruption. कह रहा है कि ये जो मोमेंटम है अब ये किस तरीके का बाधा फेस कर रहा है, कैसी बाधा सामने आ गई है। फॉर्मिडल, फॉर्मिडल का मतलब होता है, एक तो ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच। पावरफुल, पावरफुल या फिर सीरियस, ठीक है। पनी भी एडजेक्टिव होता है, ये होता है स्मॉल या फिर वीक। वनरेबल सबको ही पता होगा कि जिसको आसानी से, जिसको हम मतलब नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो होती नहीं है, वनरेबल स्पीसीज होती हैं जो रेड लिस्ट में होती हैं, तो उसको वहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ये भी एडजेक्टिव होता है। इम्प्रिसाइज का ये भी एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है इनएक्यूरेट, जो एक्यूरेट नहीं है ना, इनएक्यूरेट। तो क्या होगा यहाँ पर, दिस मोमेंटम नाउ फेसेस अ डिसरप्शन, कैसी बाधा, बहुत ज़्यादा गंभीर बाधा, है ना। पनी स्मॉल वीक तो होगा नहीं, वनरेबल कमजोर बाधा, ये भी नहीं होगा, इम्प्रिसाइज इनएक्यूरेट बाधा, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या मीनिंग निकल रहा है, नाउ फेसेस अ फॉर्मिडल डिसरप्शन, फॉर्मिडेबल, सॉरी। टारगेटिंग 40 बिलियन इन ट्रेड, दीज टैरिफ कुड डैश नियरली 1% फ्रॉम जीडीपी। कह रहे हैं कि ये जो इन्होंने यूएसए ने स्टेप लिया है, डोनाल्ड ट्रम्प ने जो स्टेप लिया है, ये इन्होंने क्या टारगेट किया है, जो भारत को 40 बिलियन डॉलर का ट्रेड है उसको टारगेट करते हुए, और ये जो टैरिफ है ये भारत की जीडीपी का एक तरीके से 1% कम कर सकता है। आप न्यूज़ देख रहे होंगे आजकल, तो आपको हर जगह पता भी चल रहा होगा कि लोग क्या बता रहे हैं कि 1% जीडीपी हमारा कम हो सकता है। अब इसके लिए फ्रेजल वर्ब दिए हुए हैं, क्या होना चाहिए, देखो ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है कि जो अचानक से स्टार्ट हो जाए, ये ज़्यादातर किसके लिए यूज़ करते हैं हम, युद्ध के लिए, मतलब कोई युद्ध अचानक से स्टार्ट हो जाए, तो ये मीनिंग आ नहीं रहा है। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कि किसी चीज़ के होने का कारण बनना, किसी चीज़ के होने का कारण बनना, तो ये भी मीनिंग नहीं आ रहा है। शेव ऑफ, शेव ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को कम कर देना, हाँ यहाँ पे ये मीनिंग आ रहा है, किसी चीज़ को कम कर देना, ये हो सकता है। लुक इनटू, आपने कई बार अपने लेटर में लिखा होगा लुक इनटू दिस मैटर, है ना, कि उस मैटर के ऊपर आप इन्वेस्टिगेट करें, जांच पड़ताल करें, तो ये भी मीनिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, शेव ऑफ, दिस टैरिफ कुड शेव ऑफ नियरली 1% फ्रॉम इंडिया जीडीपी, ठीक है, शेव ऑफ। स्ट्राइकिंग लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, और किसके ऊपर एक तरीके से हमला है ये, जहाँ पे सबसे ज़्यादा, जिस सेक्टर में सबसे ज़्यादा लेबर काम करते हैं ना, लेबर क्लास काम करता है, जैसे टेक्सटाइल, जेम, लेदर, फुटवेयर, विच आर क्रिटिकल इंडस्ट्रीज दैट डैश एम्प्लॉय वुमेन क्रूशली, क्रूशली का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, तो ये तो आएगा नहीं। कॉम्प्रिहेंसिवली का मतलब होता है कि संपूर्ण रूप से ना, थॉरली, क्या मतलब होता है इसका, थॉरोली, ये भी मतलब नहीं आएगा। कलेक्टिवली का मतलब होता है साथ में, है ना, टुगेदर, तो ये भी नहीं होगा। डिसप्रपोर्शनेटली का मतलब होता है कि किसी को ज़्यादा कर देना, किसी को कम कर देना, तो यहाँ पे क्या होगा, डिसप्रपोर्शनेटली होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वुमेन का एम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा है इन सेक्टर में, तो यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, ठीक। अब ये 6th क्वेश्चन है, पहला दम्बल है, एक बार आप ट्राई कर लो, ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुनो। अ फॉक्स, एक लोमड़ी, हियरिंग द कॉक, जैसे ही उसने मुर्गे की आवाज़ सुनी थी, एंड थिंकिंग टू मेक अ मील ऑफ हिम, तो वैसे वो सोचने लगी कि क्यों ना मैं इसको अपना खाना बना लूँ। केम एंड स्टूड अंडर द ट्री, और वो आई थी एंड पेड़ के नीचे खड़ी हो गई थी। एज द नाइट पास्ड अवे, जैसे ही रात गुजरी थी, द डे डॉन, और सुबह हुई थी, द कॉक अकॉर्डिंग टू हिज कस्टम सेट अप अ श्रिलिंग क्रोनिंग, जो मतलब मुर्गा था, अकॉर्डिंग टू हिज कस्टम मतलब जैसी वो उसकी आदत होती है सुबह बांग देने की, तो वैसे ही उसने सुबह सुबह बांग दी।
एक तरीके से नहीं, आवाज़ निकालता है मुर्गा। अ डॉग एंड अ कॉक हैविंग स्ट्रक अप एन एक्वेंटेंस, इसका मतलब ये हुआ, स्ट्रक अप एन एक्वेंटेंस का मतलब है दोस्ती, एक तरीके से दोस्ती थी उन दोनों के बीच में। तो जो डॉग और कॉक था उनके बीच में एक तरीके से वो दोस्त थे। वेंट आउट ऑन देयर ट्रेवल्स टुगेदर, और साथ ही साथ वो एक जर्नी में निकले, मतलब एक जर्नी के लिए निकले थे। नाइट फॉल फाउंड देम इन अ फॉरेस्ट, जैसे ही रात हुई तो वो वहाँ जंगल में थे। सो द कॉक फ्लाइंग अप ऑन अ ट्री, तो क्या था, जो मुर्गा था वो उड़कर पेड़ के ऊपर चला गया। पर्च्ड अमंग द ब्रांचेस, इसका मतलब हुआ कि टहनियों के बीच में जाके बैठ गया। वाइल द डॉग डॉज बिलो एट द फुट, और जो डॉग था वो नीचे ही झपकी लेने लगा। ठीक है, क्या होगा पहला सेंटेंस? अगर हम पहला सेंटेंस देखें, सी को देखो, जहाँ पे डॉग और कॉक की बात हुई है, उनकी दोस्ती की बात हुई है, और वो एक जर्नी के लिए निकल रहे हैं, ट्रैवल के लिए निकल रहे हैं, तो ये पहला सेंटेंस हो सकता है। एक तरीके से कहानी की तरह सोचो इसको, ये कहानी है एक तरीके की। सी हो गया, ठीक है। उसके बाद जब वो जर्नी में निकले तो रात हो गई, रात में वो जंगल के पास थे, तो अब भाई जंगल में है, रात हो गई तो सोने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो जो मुर्गा था वो पेड़ के ऊपर जाके सोने लगा, और जो डॉग था वो नीचे सोने लगा। तो एकदम परफेक्ट लग रहा है सीक्वेंस ना, सी डी। अब भाई रात हुई है तो सुबह भी होगी, तो देखो बी को देखो, एज द नाइट पास अवे, जैसे ही रात गुजरी और दिन हुआ तो जो मुर्गा था उसने बांग दी, आवाज़ निकाली, तो सी डी बी। और वो आवाज़ सुनते ही जो लोमड़ी थी फिर उसको सोचने लगी कि मैं क्यों ना इसको पका के खा लूँ, या मेरा इसको मैं अपना खाना बना लूँ, और वो आकर उसी चक्कर में पेड़ के नीचे आके खड़ी हो गई थी। तो सी डी बी ए, समझ में आया? ये पूरी स्टोरी टाइप में थी, तो क्या होगा, सी डी बी ए। कोई दिक्कत है यहाँ पर? अब ये क्वेश्चन 7 देखो, ये भी पैराजम्बल है, ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करो, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। दो दे हैड नेवर एवर हर्ड शुभा अटर देयर नेम्स, हालांकि उन्होंने कभी भी शुभा को अपना नाम लेते हुए नहीं सुना था। दे अनफिलिंगली रिकॉग्नाइज्ड हर फुट स्टेप्स एज शी केम इनटू देयर शेड, और वो बिना चूके उसके फुट स्टेप्स को, मतलब पैरों की आवाज़ को रिकॉग्नाइज कर लेते थे, पहचान लेते थे जब वो उनके शेड में आती थी, मतलब जहाँ पे वो शेड एक तरीके से नहीं, छपरा होता है, वहाँ पे आती थी। दे इवन अंडरस्टूड देयर प्रीसियस मूवमेंट्स बिटवीन देम, और वो उन प्रीसियस मूवमेंट्स को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और प्यारे मूवमेंट्स होते थे, उनको भी समझती थी। एज शी लव्ड एंड कडल्ड देम, क्योंकि वो उनको प्यार करती थी, गले लगाती थी। स्कोल्डेड देम, डांटती थी। एंड प्लीडेड टू देम, एक तरीके से रिक्वेस्ट करती थी, विनती करती थी। शुभा डिड रियली हैव अ क्लोज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स एंड कैंपेनियन, शुभा के पास सच में एक काफ़ी क्लोज फ्रेंड का एक सर्कल था, मतलब उसके आसपास काफ़ी दोस्त थे और उनके साथी थे। दे वर सरबाशी एंड पंगुली, और उनका नाम था सरबाशी एंड पंगुली। द टू काउज लिविंग इन देयर काउ शेड, और वो कौन थी, वो दो गायें थी जो कि गौशाला में, एक तरीके से जो छपड़े बना के हम लोग जहाँ पे गाय रहती हैं वहाँ पे वो रहती थी। दे अंडरस्टूड द साइलेंट मेलनकॉली टोन ऑफ हर अनस्पोकन वर्ड्स ड्यूरिंग दोज मोमेंट्स, कह रहा है कि उन पलों में वो उसकी किसकी, जो सुबह थी उसकी साइलेंट को, मौन को, उसकी उदासीपन को समझ जाती थी बिना उसके कुछ बोले। एंड द इंटेंसिटी ऑफ हर एक्सप्रेशंस मोर ईजली दैन द स्पोकन लैंग्वेज ऑफ अदर ह्यूमन, और जैसे कोई इंसान बोल कर समझाता है किसी को अपनी लैंग्वेज के साथ, कह रहा है कि वो सिर्फ एक्सप्रेशन देख के, उसकी मतलब एक तरीके से हाव भाव देख के जितना अच्छे से समझ जाती थी, शायद उतना जो इंसान की एक तरीके से बोल के समझाना चाहेगा तो वैसे नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, क्या होना चाहिए पहला सेंटेंस? हम सी को देखते हैं, शुभा से स्टार्टिंग हो रही है और ये बता भी रहा है कि शुभा के पास क्लोज फ्रेंड्स हैं, उसके साथी हैं, कैंपेनियंस हैं, और वो कौन है, सरबासी, पेंगुली, जो दो गांव हैं। एक तरीके से इस सेंटेंस ने दोनों गांव के गाय के नाम बता दिए, सुबह के बारे में बता दिया, तो ये सबसे परफेक्ट है स्टार्ट करने के लिए, तो सी हो जाएगा। ठीक है, अब सी के बाद हम क्या लेंगे, कौन सा सेंटेंस लेना चाहिए? अगर हम डी को देखें तो दे अंडरस्टूड द साइलेंट एंड मेलनकॉली टोन ऑफ आवर अनस्पोकन वर्ड्स,
अभी ये बात समझ में नहीं आ रही, अभी सिर्फ काऊ की सिर्फ बात ही हुई थी, यहाँ पर उसने इंट्रोड्यूस किया है सरबासी और पेंगुली को, और फिर अचानक से ये बात आ गई, ये बात नहीं कर सकते अभी। बी को देखो, दे इवन अंडरस्टूड द प्रीसियस मूवमेंट्स, ये भी बात अभी हम नहीं कर सकते। अब ए को देखो, यहाँ थोड़ा सा क्या कहते हैं, उन गाय जो है और जो सुबह है उनके बीच के रिलेशन को बताया जा रहा है, हल्का सा स्टार्टिंग दी जा रही है। दो दे हैड नेवर एवर हर्ड सुबह अटर देयर नेम्स, दे अनफिलिंगली रिकॉग्नाइज्ड हर फुट स्टेप्स, कभी भी उन्होंने सुबह के मुंह से अपना नाम नहीं सुना था और वो बिना चूके उसके आहट को पहचान लेती थी। इसका मतलब जो दो गाय थी और सुबह थी उनके बीच में काफ़ी गहरे एक तरीके से दोस्ती थी, फ्रेंडशिप थी, तभी तो वो उसकी आहट को पहचान लेती थी। तो सी ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब बी आएगा कि डी आएगा, क्या आएगा, दी अंडरस्टूड द साइलेंट। अब ये कह रहे हैं कि वो उसके मौन को पहचान लेती थी, समझ लेती थी, मेलनकॉली टोन और जो उसकी उदासी थी उसको भी समझ लेती थी उसके बिना बोले। तो यहाँ पे फिर से थोड़ा सा फ्रेंडशिप को और गहरा बनाया गया है ना, कि उनके बीच में कितनी गहरी दोस्ती थी, डी बता रहा है हमको। तो सी ए डी। दे इवन, अब देखो वो और भी समझ सकती थी, दे इवन अंडरस्टूड द प्रीसियस मूवमेंट बिटवीन देम, यहां पे दे अंडरस्टूड है, दे इवन अंडरस्टूड है, ठीक है। बात को और उसने थोड़ा सा एम्फेसिस दे के बोला, दे इवन अंडरस्टूड। तो ये जो है वो लास्ट सेंटेंस में आएगा, डी के बाद आएगा। सी ए डी बी हमारा ऑप्शन में होना चाहिए, ठीक है। सी ए डी बी, तो हमारा बी आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन 8 देखो, इसमें क्या है कि 3 सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको एरर ढूंढनी है और ये बताना है कि 3 सेंटेंस में एरर है कि 2 में है कि 1 है कि सारे सही हैं। चलो देखते हैं फिर। नो वन टर्न अप टू क्लेम द स्टोर्ड अवे पीस ऑफ बैगेज, कह रहा है कि कोई भी सामने नहीं आया कि जो बैग था, जो हिडन, स्टोर्ड मतलब जो हिडन छुपा हुआ बैग था उसको क्लेम करने के लिए, उसके मतलब उसमें अपना अधिकार दिखाने के लिए। विच वॉज डिस्कवर्ड ऑन द लगेज कंपार्टमेंट ऑफ द बस, जो कि मिला था कहाँ पे, जो लगेज कंपार्टमेंट था, जो सामान रखने की जगह था बस में, वहाँ पे। क्या दिक्कत है यहाँ पर, एक बस है, बस में लगेज कंपार्टमेंट है, उसमें आपने बैग रखा, लगेज कंपार्टमेंट के ऊपर रखोगे कि अंदर रखोगे, अब बताओ, समझ में आई एरर कहाँ पे है, क्या दिक्कत है। ऑन नहीं होगा, इन द लगेज होगा, लगेज अंदर रखेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बस ये जो प्रीपोजिशन यूज की थी वो गलत थी, तो ये की एरर हो गई। Certain animals have a tendency to communicate only with its own species and none other। कहने का मतलब ये है कि जो कुछ जानवर होते हैं उनकी एक टेंडेंसी होती है, एक आदत होती है कि वो सिर्फ अपने जैसे ही जानवरों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, और वो किसी और के साथ नहीं करते हैं। पहली दिक्कत यहाँ पे आपको क्या दिखनी चाहिए, नन अदर की, यहाँ पे नन अदर नहीं होगा, नो अदर होगा। क्यों, ऐसा क्यों है, नन अदर नहीं होगा, नो अदर होगा, ऐसा क्यों है। अगर मैं आपको ये सेंटेंस बोलूं जैसे द गेस्ट स्पीकर वॉज नन अदर दैन डॉक्टर कलाम हिमसेल्फ, मतलब जो गेस्ट स्पीकर हैं वो और कोई नहीं, कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। तो यहाँ पे जब नन अदर की बात आई तो एक तरीके से इम्फेसिस डाला गया ना कि और कोई नहीं, डॉक्टर कलाम है, तो यहाँ पे नन अदर हो गया, एक तरीके से कंपेयर हो रहा है सबसे। जब हम नो अदर की बात करते हैं तो यहाँ पे कंपेयर नहीं होता, सिर्फ अपनी बात होती है, सिर्फ अपने से ही जुड़ा होता है। तो वो जो एनिमल्स हैं वो सिर्फ अपनों से ही कम्युनिकेट करते हैं, दूसरों से नहीं करते, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, नो अदर होगा, इम्फेसिस वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो हम क्या कह सकते हैं कि आप नन अदर का यूज़ वहाँ पे करना जहाँ पे किसी को एक तरीके से जोड़ देने की बात हो, जोड़ देने की बात हो किसी आइडेंटिटी में, ठीक है, किसी इंसान को जोड़, वहाँ पे उसको जोड़ देना हो। और नो अदर का आप यूज़ वहाँ पे करोगे जहाँ पे आपको किसी को एक्सक्लूड करना हो, निकालना हो, ठीक है, या फिर कंपेयर करना हो, या फिर कंपेयर करना हो, या फिर किसी को एक्सक्लूड करना हो, ठीक है। तो यहाँ पे नन अदर नहीं, नो अदर आएगा। दूसरी एक दिक्कत क्या है यहाँ पे देखो, एनिमल्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है,
तो इसके लिए जो भी प्रोनाउन यूज होगा वो प्लूरल यूज होगा। यहाँ पे इट्स लगा हुआ है ना, ये तो सिंगुलर हो गया, सिंगुलर प्रोनाउन हो गया। तो यहाँ पे कैसा प्रोनाउन यूज करोगे, प्लूरल प्रोनाउन यूज करोगे। तो यहाँ पे क्या होगा, देयर ओन स्पीसीज। ठीक, एक दिक्कत यहाँ पे, तो इस सेंटेंस में तो दो दिक्कत निकल आई है, मतलब पूरे सेंटेंस में एक मतलब एरर थी। एज सून एज द क्लॉक चिम टू अनाउंस द आवर, 1 मिनट, as soon as the clock chimed to announce the hour at midnight she sprung up from bed। कह रहा है कि जैसे ही जो घड़ी थी वो बजने लगी 12 बजे, जब जैसे ही रात के 12 बजे वो अपने बेड से उछल पड़ी। ठीक है, क्या होगा, कहाँ पे दिक्कत है, एक तरीके से पूरा सेंटेंस जो है वो पास्ट में है। ठीक है, शी स्प्रंग अप, उछल गई, बेड से उछल पड़ी। पहली बात ये, जब पास्ट में तो ये क्या कहते हैं, वर्ब सही से यूज नहीं हुई है। क्यों, स्प्रिंग की बेस फॉर्म होती है स्प्रिंग, इसकी वर्ब 2 होती है स्प्रैंग, और वर्ब 3 होती है स्प्रंग। अब बताओ क्या दिक्कत है यहाँ पे स्प्रंग नहीं स्प्रैंग होगा। ठीक है, यहाँ पर भी एरर थी, तो हमारे तीनों सेंटेंस में एरर थी, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, 3 होगा ये। अब ये पैराजम्बल है, इसको एक बार ट्राई करिए आप। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ। डैड, यस टेल मी, हाँ बताओ। लक्ष्मी, डैड आई नीड टू स्पीक टू यू, मुझे अभी आपसे बात करनी है, लक्ष्मी बोलती है। डैड बोलते हैं आई थिंक यू आर स्टिल टू यंग फॉर इट, मुझे लगता है कि तुम अभी बहुत छोटी हो इसके लिए। लक्ष्मी, प्लीज़ बाय मी अ स्कूटर, मतलब प्लीज़ मेरे लिए स्कूटर ले आइए। क्या होना चाहिए, अब देखो, अब यहाँ पे एक तरीके से वो स्कूटर लाने के लिए रिक्वेस्ट कर रही है अपने डैड से, और जो डैड है, जो उसके पिता है, वो ही कह रहे हैं भाई अभी तुम बहुत छोटी हो। ठीक है, लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी आई, लक्ष्मी ने बोला डैड आई नीड टू स्पीक टू यू, मुझे आपसे बात करनी है। ठीक है, फिर डैड क्या बोलेंगे, हाँ हाँ बताओ। तो यहाँ पे क्या होगा, बी, और ये फिर क्या होगा, ए। फिर लक्ष्मी अपनी बात कहेगी कि डैड मुझे जो है स्कूटर ला दीजिए, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बी डी। अब जो डैड है उसको समझाएंगे कि नहीं नहीं अभी तुम बहुत छोटी हो, तो यहाँ पे डैड क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कि वो लास्ट में जब समझाएंगे उसको कि तुम अभी बहुत छोटी हो, तो क्या होगा, बी ए डी सी। तो हमारा ए आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।